Assalamu alaikum friends, welcome back to my YouTube channel The Language Lab. Today I'm going to explore one of the most and crucial topic in linguistics that is known as speech act theory. So let's get started. What is speech act theory? Speech act theory was developed by Jane Austen, a British philosopher of language in 1975. देखिए ये स्पीच एक्ट एक थ्योरी है जिसको डेवलप किया था जेल ऑस्टिन ने इन 1975. He wrote this theory in well-known book How to Do Things with Words. इसने इस थ्योरी को किस बुक में लिखा था? How to Do Things with Words. कि चीज़ें वर्ड्स के साथ किस तरह होती हैं. फर्दर डेवलप्ड बाय अमेरिकन फिलोसोफर जे.एल. सेल. सबसे पहले इस थ्योरी को किसने डेवलप किया था? जेल ऑस्टिन ने, जो ब्रिटिश फिलोसोफर थे लैंग्वेज के, और उसने कब किया था? 1975 में. उसके बाद अमेरिकन फिलोसोफर आया जिसका नाम था जे.आर. सेल. इसने इसको 1975 से आगे जाकर डेवलप किया, फर्दर इसको एक्सप्लोर किया. तो चलिए इसको पढ़ते हैं कि स्पीच एक थ्योरी हमें क्या प्रोवाइड करती है. सबसे पहले स्पीच एक्ट थ्योरी. It is the type of theory that explores language isn't only used for communication, but we do some actions through language. लैंग्वेज को सिर्फ कम्युनिकेशन के हिसाब से नहीं इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि कम्युनिकेशन के अलावा हम बहुत सारे काम हैं जो लैंग्वेज के थ्रू करवा सकते हैं और लैंग्वेज के थ्रू कर भी सकते हैं. तो लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, इसका पर्पस सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, मैसेज शेयरिंग के लिए नहीं है, इमोशन शेयरिंग के लिए नहीं है, बल्कि इसका पर्पस ये भी है कि हम लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे काम करते भी हैं और बहुत सारे काम करवाते भी हैं. तो इस स्पीच एक्ट थ्योरी का सिर्फ यही मकसद था कि लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि हम एक्शन भी करते हैं थ्रू लैंग्वेज के हिसाब से. Speech act theory highlights that language is a powerful tool for social interaction, and understanding these acts can help us communicate more effectively. लैंग्वेज क्या हाईलाइट करती है? दैट लैंग्वेज इज अ पावरफुल टूल. स्पीच एक्ट थ्योरी में क्या बताया गया है कि लैंग्वेज इज अ पावरफुल टूल फॉर सोशल इंटरेक्शन. ये पावरफुल टूल तो है ही सोशल इंटरेक्शन के लिए और उसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, लेकिन दीज एक्ट्स कैन हेल्प अस कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली. इसके तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट्स है जिसको लोकेशनरी, इलोकेशनरी एंड परलोकेशनरी एक्ट्स कहा जाता है. उसमें इसने स्पीच एक्ट थ्योरी को फर्दर मोर डिटेल से एक्सप्लेन किया है. चलिए इस तीनों को देखते हैं. It considered the degree to which utterance are said to perform. लोकेशनरी क्या है, इलोकेशनरी क्या है एंड परलोकेशनरी एक्ट क्या है? ये तीनों के तीनों बहुत ही आसान एक्ट है. इंशाल्लाह ताला मैं आपको तमाम आसान तरीकों से इस तीनों को एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ. नंबर फर्स्ट, लोकेशनरी एक्ट. It is the type of act that explores only literal meaning of a sentence, etc. लोकेशनरी एक्ट किसको कहा जाता है? कि लोकेशनरी एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसमें हम सिर्फ लिटररी मीनिंग सेंटेंस की, फ्रेज की, वर्ड्स की देखते हैं. सिर्फ और सिर्फ उसको लिटरल मीनिंग के हिसाब से देखते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं? लोकेशनरी एक्ट बोलते हैं. यानी कि लोकेशनरी एक्ट में चाहे वो वर्ड हो गया, चाहे वो फ्रेज हो गया, चाहे वो क्लास हो गया, चाहे वो सेंटेंस हो गया, उसको सिर्फ किस हिसाब से देखते हैं? उसकी लिटरल मीनिंग के हिसाब से देखते हैं कि इसकी लिटरल मीनिंग क्या है. फॉर एग्जाम्पल, क्लोज द डोर. क्लोज द डोर की लिटरल मीनिंग क्या है? कि दरवाज़ा बंद करो. सिर्फ इस एक्ट में इसको देखा जाता है कि किसी बंदे ने कहा कि दरवाज़ा बंद करो, इसके आगे इस एक्ट में नहीं देखा जाता. प्ले क्रिकेट. क्रिकेट खेलो, ये लिटररी मीनिंग है. राइट अ लेटर, एक खत लिखो, ये क्या है? ये लिटररी मीनिंग है और इसमें सिर्फ लिटररी मीनिंग को देखा जाता है. इलोकेशनरी एक्ट क्या है? इलोकेशनरी एक्ट एक ऐसे एक्ट को कहते हैं जिसमें हम इंटेंडेड यानी हिडन मीनिंग को देखते हैं. इट इज द टाइप ऑफ एक्ट दैट एक्सप्लोर्स इंटेंडेड मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस, फ्रेज, एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, नेम, फादर्स नेम एंड क्लास. अगर इस तीनों एग्जाम्पल से मैं आप तीनों एक्ट्स को समझाऊं तो बहुत ही आसान तरीके से समझा सकता हूं. फॉर एग्जाम्पल, हम किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेते हैं तो वो
ये तीनों ऑप्शन मस्ट होते हैं, नेम, फादर्स नेम एंड क्लास। ये तीनों के तीनों ऑप्शन मस्ट होते हैं और हम तीनों के तीनों ऑप्शन फिल करते हैं। अगर इस तीनों को हम लोकेशनरी एक्ट में देखें तो नेम क्या है, नेम मीन्स नाम, किसी का भी नाम हो सकता है। फादर्स नेम क्या है, फादर्स नेम किसी के भी बाप का नाम हो सकता है। क्लास क्या है, किसी का भी क्लास हो सकता है। मगर अगर जब हम इलोकेशनरी एक्ट में आते हैं तो नेम की इंटेंडेड मीनिंग को देखते हैं। यहाँ पर इंटेंडेड मीनिंग को किस तरह देखा जाता है, इंटेंडेड मीनिंग को इस तरह देखा जाता है कि फॉर एग्जाम्पल क्लार्क से हमने सर्टिफिकेट हासिल किया और उस पर लिखा था नेम, तो उसकी लिटरल मीनिंग क्या हो गई, नेम मीन्स नाम। यहाँ पर क्लार्क ने जो फॉर्म पर नेम लिखा है उसका क्या मकसद है कि इस नेम में, इस बॉक्स में उस स्टूडेंट का नेम लिखा जाए जो इस इंस्टीट्यूशन में दाखिला लेना चाहता है और दूसरे स्टूडेंट का नाम उस बॉक्स में नहीं लिखा जाए क्योंकि वो दाखिला लेता ही नहीं है। तो इसकी इंटेंडेड मीनिंग क्या हो गई, इसकी इंटेंडेड मीनिंग ये हो गई कि उस शागिर्द का वहाँ पर नाम फिल किया जाए जो एडमिशन लेना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल दो स्टूडेंट से एक लेना चाहता है, एक नहीं लेना चाहता, तो इसकी इंटेंडेड मीनिंग क्या हो गई, इसकी इंटेंडेड मीनिंग ये हो गई कि वो स्टूडेंट्स अपना नाम लिखे जो दाखिला लेना चाहता है, ना कि वो लिखें जो दाखिला नहीं लेना चाहता। इस तरह फादर्स नेम, इस तरह क्लास भी। चलिए पर लोकेशनरी एक्ट को समझते हैं। Number third, perlocutionary act. It is a type of act that does an action after understanding both meaning literary as well as intended meaning of sentences, etc. For example, name, father's name, class. अच्छा, यहाँ पर मैंने तीनों एग्जाम्पल सेम क्यों लिखे हैं, तीनों एग्जाम्पल सेम इसलिए लिखे हैं ताकि इस थर्ड वाले परलोकेशनरी एक्ट में मैं आपको तीनों के तीनों एक्ट बड़ी आसानी से समझा सकूं। देखिए नंबर फर्स्ट क्या था, लोकेशनरी एक्ट था। अगर उस हिसाब से हम इस तीनों की मीनिंग देखें तो नेम मीन्स किसी का भी नेम, फादर्स नेम किसी का भी फादर नेम एंड क्लास किसी का भी क्लास हो सकता है, ये इसकी लिटरल मीनिंग है। लेकिन अगर हम दूसरा स्टेप देखें इलोकेशनरी, तो उसमें क्या बताया गया है कि नाम उस शागिर्द का लिखा जाए जो दाखिला लेना चाहता है, उसके वालिद का नाम लिखना चाहिए जो दाखिला लेना चाहता है और उसके क्लास का नाम लिखना चाहिए जो दाखिला लेना चाहता है, ना कि दूसरे स्टूडेंट्स की। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इलोकेशनरी एक्ट। अच्छा, यहाँ पर परलोकेशनरी एक्ट क्या है, परलोकेशनरी एक्ट एक ऐसा एक्ट है जब भी हम दोनों मीनिंग को समझते हैं, लिटररी एंड इंटेंडेड मीनिंग के समझने के बाद हम कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, एक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, परलोकेशनरी एक्ट। इस एक्ट में हम थ्योरी को, हम सेंटेंस को, हम फ्रेज को, हम क्लास को देखते हुए कोई एक्शन परफॉर्म करें उसको परलोकेशनरी एक्ट कहा जाता है। अब इस एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लोकेशनरी में नेम मीन्स लिटरल मीनिंग एंड इंटेंडेड मीनिंग क्या थी कि उस स्टूडेंट का नेम लिखा जाए जो एडमिशन लेना चाहता है। अब परलोकेशनरी एक्ट क्या है, परलोकेशनरी एक्ट ये है कि वो स्टूडेंट्स अपना नाम लिखें। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम फराज है और मैं फराज अपने फॉर्म पर लिख रहा हूँ, मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ और मैं अपने फॉर्म पर फराज लिखना चाहता हूँ, तो मैं अपना नेम लिखना चाहता हूँ जो मेरा नेम है फराज। ठीक है, जब मैं राइटिंग करूँगा तो ये क्या हो गया, ये एक एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ। फर्स्ट मैंने क्या समझा, लोकेशनरी एक्ट को समझा के नेम है, उसके बाद इलोकेशनरी एक्ट को समझा के मेरा ही नाम यहाँ पर लिखना चाहिए, और दोनों मीनिंग को समझने के बाद मैंने परलोकेशनरी एक्ट को समझा और उसको परफॉर्म किया कि मैं अपना नाम लिखा फराज अहमद। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये मैंने एक एक्शन परफॉर्म किया। एक्शन कौन सा, राइटिंग वाला एक्शन परफॉर्म किया। यहाँ पर मैंने राइटिंग वाला एक्शन परफॉर्म किया, तो राइटिंग क्या है, राइटिंग एक वर्ब है, एक्शन है। तो लोकेशनरी में हम लिटरल मीनिंग को देखते हैं, लोकेशनरी में इंटेंडेड मीनिंग को देखते हैं, और पर लोकेशनरी में दोनों मीनिंग को समझते हुए कोई एक्शन परफॉर्म करे उसको हम बोलते हैं पर लोकेशनरी एक्ट। ये तीनों के तीनों स्पीच एक्ट थ्योरी के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। अगर आप इस तीनों को समझ गए तो आपको स्पीच एक्ट थ्योरी समझ में आएगी, अगर इस तीनों को नहीं समझ गए तो आपको वो भी समझ में नहीं आएगी। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। Thanks for watching my video. If you have any question regarding this topic or another topic, you can ask me through comment section.